अस्सलामु अलैकुम। नॉवल पीएम में तेरी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। कमरे में दो दो एसी थे। वो नहाकर निकली थी। इसकी आबशार अभी भी गीली थी। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। इसे अब ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी। ये घटिया इंसान मेरे हिस्से का भी एसी अपने कमरे में लगवाकर बैठा हुआ है। वो कुर्ते हुए बुड़बड़ाई। इसने कंबल ओढ़ना चाहा, मगर इस पर मुहीब के बारी पांव रखे हुए थे। नाजुक जान अपनी ताकत के मुताबिक इस सितमगर के पांव के नीचे से कंबल खींचकर निकालने की कोशिश करने लगी। 2-3 बार कोशिश करने के बावजूद भी वो नाकाम रही थी। थक हार कर वापिस खुद में ही सिमट कर लेट गई। बहुत देर तक आंखें मूंदे लेटी नजमा ज़रून को याद करके अपना दिल जलाती रही थी। इसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि ज़रून की मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि इसके सामने से हटते ही वो हवा की मानद उड़ गई और वो इसे चाहकर भी अपनी कैद में न रख सकी। सालों पुरानी मोहब्बत चंद दिनों की दूरी भी बर्दाश्त न कर सकी। ये कैसी मोहब्बत थी? इस हरजाई की मोहब्बत थी भी या नहीं? नींद में जाने से कबल वो यही सवाल बार बार खुद से पूछ रही थी। मुहीब की आंख खुलते ही सबसे पहले निगाह नजमा के सर्दी से ठठरते हुए वजूद पर पड़ी। इसने साइड टेबल की ऊपर वाली ड्रॉर से एसी का रिमोट निकाला और एसी का टेम्परेचर कम किया। फिर खुद नजमा के सोए हुए वजूद से लग कर लेटा। इसके सर को हल्का सा उठाकर अपना सीधा हाथ इसके सर के नीचे हाई किया। दूसरे हाथ से कंबल नजमा और खुद पर डाला। फिर इसकी नाजुक कमर पर उल्टा हाथ रख दिया। वापिस नींद की वादी में चला गया। हेलो सेल की रिंग होने पर इसने नींद में ही सेल फोन साइड टेबल से उठाकर अपने कान से लगाया। हेलो, मुहीब अजलाल मलक से बात हो सकती है? दूसरी जानिब से एक नस्वानी और लचकदार आवाज में पूछा गया। मुहीब स्पीकिंग। इसने आहिस्तगी से जवाब दिया। मुहीब बेटा, मैं अनाइजा बात कर रही हूँ कैलिफोर्निया से। मुझे नजमा से बात करवा दो। इनकी बात सुनते ही इसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और अपने बराबर में सोती हुई नजमा को देखा। आप उसके सेल पर कॉल कर लीजिए, मुहीब ने लापरवाही से कहा। बेटा, इसका सेल स्विच ऑफ जा रहा है। वो परेशान होकर जवाबदा हुई। वेट, मुहीब ने कहकर होल्ड पर लगा दिया। नज नज। पहले तो इसने ये समझ ही नहीं इसे आ रही थी कि वो अपने बराबर में सोती हुई जंगली शेरनी को कैसे जगाए। फिर नहायत नरमी से आवाज दी। इसके आवाज देने पर बजाय उठने के करवट लेकर इसी के कुशादा सीने से आ लगी। फिर तो जैसे दिल ही बेमान हो गया। नज, अनाइजा आंटी कॉल पर हैं, बात करोगी? इसके रुखसार को नरमी से सहलाते हुए आहिस्तगी से इस्तफसार किया। अनाइजा आंटी? मुहीब के रुखसार सहलाते ही इसने चौंक कर आंख खोली। इस वजीह मर्द को अपने इतने करीब देखकर तेजी से बुखलाकर उठ बैठी। सेल क्यों ऑफ किया हुआ है अपना? वो अपनी कोनी तकिए से टकाकर इसके सहारे अपना खूबसूरत चेहरा ऊंचा करते हुए तफ्शीशी अफसरान की तरह पूछने लगा। मेरी मर्जी? वो लड़की झुकना नहीं जानती थी। हमेशा शेरनी की तरह मुहीब पर दांडने के लिए तैयार रहती थी। इसका जवाब सुनते ही मुहीब ने अपने दांत पीसे। मर्जी तुम्हारी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर अपने चाहने वालों को मुझसे दूर रखो, इसने सेल नजमा की जानिब फेंक कर खासा सख्त लहजे में कहा। फिर इसे मुंह फेर कर दूसरी सिमत करवट लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। अस्सलामु अलैकुम आंटी। कुछ लम्हे सोचने के बाद इसने फैसला किया कि वो बात करेगी। मुहीब का सेल उठाकर कमरे के दूसरे हिस्से में जाने की नीयत से बेड से उतरी। मुहीब का बड़ा सा कमरा 2 हिस्सों में पार्टीशन था। कमरे को 2 हिस्सों में पार्टीशन करने के लिए कमरे के दरमियान में एक बड़े से काले शीशे का दरवाजा लगा हुआ था। नजमा ने इस शीशे के दरवाजे को खिसकाकर खोला और कमरे के दूसरे हिस्से में दाखिल हुई। अंधेरे में शीशे का दरवाजा बिल्कुल काला सा
लगता जिसके आर पार कुछ भी नजर न आता, मगर रोशनी हो जाने के बाद वो क्रिस्टल की तरह साफ और शफाफ आर पार दिखाता। वो कमरे में सोफे पर इत्मीनान से बैठते हुए गोया हुई। इसकी आवाज में कपकपाहट अनाइजा बेगम और जरूर ने महसूस कर ली थी। अनाइजा बेगम से कॉल जरूर ने ही करवाई थी ताकि वो इसका हालचाल मालूम कर सके। बहुत फिक्रमंद था वो इसके लिए, जान बसी थी आखिर इसकी। इसमें कॉल अनाइजा बेगम ने स्पीकर पर लगाकर रखी थी। कैसा है मेरा बच्चा? उन्होंने नहायत मोहब्बत से अपनी ममता वाली तर्ज में इस्तफसार किया, जिस पर नजमा का दिल चाहा वो फूट फूट कर रोए और इन्हें अपने साथ होने वाले तमाम मजालिम के बारे में बताए। मगर फिर ख्याल आया कहीं अनाइजा बेगम इसकी हालत जानने के बाद इसकी हमायत में पाकिस्तान न चली आए। वो वाकिफ थी इनकी बेलौस मोहब्बत से। वो इन्हें किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए अपने बिखरते हुए जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। हर हाल में अल्लाह का करम है। इसका जवाब सुनते ही अनाइजा बेगम और जरून एक दूसरे का चेहरा तकने लगे, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे कि नजमा ये जुमला तभी अदा करती है जब वो बहुत तकलीफ में मुब्तला हो। तुम ठीक नहीं हो, इसका मतलब। जरून ने परेशान होकर फौरन अनाइजा बेगम को इशारा किया कि नजमा से पूछें कि इसे क्या तकलीफ है। वो बेचैन हो गया था। मेरी छोड़िए जरून कि बताइए, वो कहते कहते रुक गई थी। बहुत चाहा कि ना रोए, मगर फिर भी खुद को ना रोक सकी। जरून की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बमुश्किल अपने बिखरते जज्बात पर काबू पाकर बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते हुए अपने अधूरे छोड़े हुए जुमले को मुकम्मल किया। अच्छी चल रही हैं। वो सिर्फ अपने बेटे की खातिर झूठ बोलने पर मजबूर हो गई थी। जरून का दिल शिद्दत कर्ब से फट रहा था। नजमा की दर्द बड़ी आवाज सुन तुम कब वापिस आ रही हो? जरून बेसब्री से इसके जवाब का मुंतजिर था, जिसके बगैर एक हफ्ता गुजारना मुमकिन न था। इसे देखे कई हफ्ते गुजर चुके थे। इसने फैसला किया था वो अपने मामू के घर चला जाएगा, मगर जाने से कबल वो आखिरी बार नजमा को देख लेना चाहता था। इस आशिक की बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि जाते वक्त इसके हसीन सरापे को आंखों में बल ले। अपनी मैं वापिस आकर अब क्या करूंगी? इसने सदमे से दो चार हालत में जवाब दिया। वो मखीब के नकामे बंदे होने के बाद जरून के ख्वाब कैसे देख सकती थी? बेरहमों ने बड़ी बेदर्दी से आंखों से सारे ख्वाब नोच डाले। वो अपनी बर्बादी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुहीब पर तो आयद नहीं कर सकती थी। कैसे करती? अगर मुहीब ने जिस्म जख्मी किया था तो जरून ने तो रूह छलनी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि सिर्फ जरून तुम्हारे यहाँ होने की वजह नहीं था? मैं माँ बनकर लाई थी तुम्हें अपने साथ। क्या मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियों में कोई कोताही की, या तुम्हारे अंकल ने जो तुम हमें इतनी संगीन सजा दे रही हो? अनाइजा बेगम इसकी दिल कैफियत समझती थी, फिर भी जोर दे रही थी इसके वापस आने पर। वो दिली तौर पर यही ख्वाहिश रखती थी कि नजमा वापस आए ताकि इनका बेटा तरीकियों से निकलकर वापस अपनी जिंदगी की जानिब लौटे। वो पुर उम्मीद थी कि नजमा अपनी बेलौस मोहब्बत से जरून को न सिर्फ खुद से दूर जाने से रोक लेगी, बल्कि इसके एहसास कमतरी को भी दूर कर देगी और इसे हिम्मत देगी वापस जिंदगी को भरपूर जीने की रोशन मुस्तकबिल की जानिब वो दोनों एक साथ कदम बढ़ाएं। यही ख्वाब देखती थी अनाइजा बेगम की आंखें। ऐसा नहीं है आपने और अंकल ने मुझे सगे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत दी है। मुझ में आज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ आपकी बदौलत है। मेरे वापिस न आने की वजह सिर्फ जरून नहीं है तो फिर क्या वजह है? वो तेजी से इस्तफसार करने लगी। मेरी शादी हो गई है मुहीब के साथ। वो बेबस लड़की ही जानती थी कि कितनी मुश्किल से इसने ये जुमला अदा किया था। जरून की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। इसे लगा
नजमा ने इसके सर पर एटम बम फोड़ा हो। क्या? अनायजा बेगम भी शॉक में आ गई थी। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? ज़रून की आंखों से अज खुद आंसू बहने लगे। वो व्हील चेयर पर बैठा बेयकीनी के आलम में पटी पटी आंखों से अपनी मां को तक रहा था। दूसरी जानिब अनाजा बेगम भी हैरत के गोते खा रही थी। इनके लिए इस बात पर यकीन करना नामुमकिन था कि मुहीब अजलाल मलिक ने नजमा से शादी कर ली है। उन्होंने तेजी से कहा, क्यों मुमकिन नहीं? जब ज़रून किसी और से शादी करने जा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? इसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ था कि इसकी आवाज में किस कदर गम गुस्सा झलक आया था। इसके सवालात ने अनायजा बेगम को लाजवाब कर दिया। नजमा, अनायजा बेगम जज्बात में आ गई थी। इन्हें लगा नजमा को इल्म होना चाहिए कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। वो बताना चाहती थी इसे की हकीकत क्या है, मगर ज़रून ने फौरन इनका हाथ थामकर नफी में गर्दन को जंबिश देते हुए इन्हें बताने से रोका। अनायजा बेगम बिलक बिलक कर अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। आंटी, आंटी। दूसरी तरफ नजमा मसलसल इन्हें मुखातिब कर रही थी। ज़रून ने अपने दिल पर मनोपत्थर रखकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्यों किया ज़रून तुमने मेरी बच्ची के साथ ऐसा? देखो वो गमो गुस्से में कितनी बड़ी हमाकत कर बैठी है। मुहीब अजलाल मलिक को या मलिक मेंशन वालों को क्या मैं नहीं जानती हूँ? वो मेरी नजमा और इसकी माँ के साथ कैसा सलूक करते हैं। क्या मुझे खबर नहीं? वो मेरी बच्ची को नौकरानी बना देंगे जैसे इसकी माँ को बनाकर रखा हुआ है। ज़रून एक वक्त वो तुम्हारे साथ खुश रह लेती, मगर मलिक मेंशन में हरगिज नहीं रह सकेगी। मुझे पूरा यकीन है ज़रूर इन जालिमों का कोई मकसद होगा। इस शादी के पीछे भी तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम जानते थे वो तुमसे बेलौस मोहब्बत करती है। मुझसे बेहतर मेरी नजमा को कोई नहीं जानता। तुम एक बार इसे बता कर तो देखते, वो तुम्हारी डाल बन जाती। तुमने मेरी नजमा को तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया कि आज वो अपनी अनायजा आंटी के पास आने की बजाय इन दुश्मनों में रहना ज्यादा बेहतर समझ रही है। काश तुमने इसे बता दिया होता। अनायजा बेगम शदीद रंजो गम और गुस्से की कैफियत से दो चार थी। इन्हें लग रहा था कि अगर ज़रून नजमा को अपने साथ हुए हादसे के मुतल्लिक बता देता तो ये सब कभी ना होता। वो दौड़ी चली आती वापिस और डाल बन जाती इसकी, मगर ज़रून ने तो उल्टा इसे ही तोड़ दिया। खुद से दूर करने के चक्कर में इसे अंधेरों की जानिब धकेल दिया, जहां से अनायजा बेगम बहुत सालों पहले इसे निकाल कर लाई थी। मुहीब ने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर ली थी ताकि नजमा को देख सके। वो सोफे पर बैठकर बच्चों की तरह रोती हुई साफ नजर आ रही थी। मेरा सेल न जाने कितनी देर वहां बैठी रोती रही। अचानक दरवाजा नोक हुआ तो दरवाजे की जानिब देखा। मुहीब दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे नहायत फुर्सत से शीशे के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा इसे ही तक रहा था। काले रंग की टी शर्ट और ढीले से पजामे में वो 16 साल का कम उम्र लड़का मालूम हो रहा था। ऊपर से काले कपड़ों में इसका सफेद रंग बल्ब की तरह चमक रहा था। इसके आगे के सिल्की काले बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। चेहरा हर बार की तरह संजीदा था। मुझ जैसी गंदी ने इसे छुआ है, क्या इसे भी जलवा दोगे? वो अपनी जगह से खड़ी होकर इसके पास आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। सेल इसकी जानिब बढ़ाया। जैसे ही वो लेने लगा, बड़क की फुर्ती से हाथ वापस पीछे कर लिया। उसकी इस हरकत पर मुहीब ने घूर कर इसे देखा, मगर वो खूबसूरत गुड़िया उसकी सख्त निगाहों को मुकम्मल इग्नोर कर सेल को उल्ट पुल्ट कर देखते हुए जिद करने वाले अंदाज में इस्तफसार करने लगी। नहीं नहीं, अगले ही लम्हे इस वजीहा मर्द ने शेर की तरह चिपट कर इसे सेल छीन लिया। फिर अपना सेल पैंट की जेब में डालकर पलट कर जाने लगा। क्यों नहीं? वो उलझ कर पूछ रही थी।
जब उसके हाथ से छुआ हुआ जैकेट गंदा हो गया है तो सेल क्यों नहीं हुआ? इसके सवाल पर मोहिब मुड़कर इसके पास आने लगा। नजमा को लगा इसने सवाल पूछकर बड़ी गलती कर दी है। वो पीछे कदम लेने लगी। जितना वो दूर जा रही थी मोहिब इतना ही इसके करीब आ रहा था, यहाँ तक कि वो कमरे की दीवार से लग गई थी। अरबी का मशहूर कायदा है, नकरा की निस्बत जब मारफा की तरफ हो तो वो भी मारफा बन जाता है। मोहिब बिल्कुल इसके नजदीक आ गया था। दोनों की निगाहें टकराई तो नजमा को शादी की पहली रात याद आ गई। वो याद आते ही जैसे वो पूरी जान से कांप उठी थी। बमुश्किल अपना थूक गले में निगला और वापिस नजरें झुका ली। मुहिब ने इसकी ठोड़ी को नरमी से पकड़कर ऊंचा किया तो दोनों की निगाहें दोबारा मिली। इसकी काली नशीली आंखें रोने के सबब मजीद नशीली हो गई थी। मुहिब की दी हुई काले रंग की ढीली डाली टी शर्ट और पजामे में वो किसी होर से कम मालूम नहीं हो रही थी। इसके दिए जवाब पर वो नासमझी से इसे तकने लगी। मतलब वो पूछे बगैर रह न सकी थी। मतलब ये कहते ही इसने नजमा की घनी काली जुल्फों में अपना हाथ उलझाया और इसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा ले आया। इतना करीब कि दोनों की नाक मिस हुई। इसकी कुर्बत के सबब नजमा अपना अगला सांस तक न ले सकी। जब किसी आम को किसी खास की जानिब मंसूब कर दिया जाता है तो वो आम भी खास हो जाता है। अभी मत कहना, ये भी समझाओ। इसने आखिरी जुमला मज़ाहिका खेज अंदाज में कहा। मैं तुमसे मंसूब नहीं हूं और न कभी हो सकती हूं। माना खौफजदा थी इसकी नजदीकी से, फिर भी अपने वजूद में हिम्मत जमा कर कती अंदाज में गोया हुई। तुम मंसूब हो चुकी हो मिसिस मोहिब अजलाल मलक। इसने कहते ही इसके होंठों को नरमी से चूमा, जैसे मोहर लगाई हो इस पर अपनी। दूर रहो मुझसे। नजमा को शदीद कराहत महसूस हुई थी। इसने अपने दोनों हाथ इसके सीने पर मारकर इसे खुद से दूर धकेला। वो दूर तो ना हुआ, अलबत्ता आंखों में गुस्सा जरूर उतर आया। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? सब तो ले चुके हो तुम। वो मुहीब को खुद से दूर रखने की अपनी पूरी जान से कोशिशें कर रही थी, मगर इस वर्जिशी जिस्सामत वाले मर्द के आगे इस नाजुक से लड़की की सारी कोशिशें बेकार थी। मुहीब ने इसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से काबू करके ऊपर दीवार से लगाया। अगर मैं सब कुछ ले ही चुका हूं तो फिर ये डर क्यों? वो उसकी आंखों में झांकते हुए तफशीशी अंदाज में आईब्रो उचकाकर इस्तफसार करने लगा। डरती नहीं हूं मैं तुमसे, अपनी ये खुशफहमी निकाल दो। इस नाजुक लड़की का पूरा वजूद कपकपा रहा था। इसके बावजूद मुकाबल की आंखों में झांक कर दो टोक अंदाज में बोली। मुहीब की निगाहें उस लम्हे इसकी कपकपाती टांगों पर गई। छोड़ो छोड़ो मुझे। वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी, जबकि मुहीब फुर्सत से इसके हसीन चेहरे को तक रहा था। क्या चाहते हो आखिर मुझसे? वो अब रोहान सा लहजे में पूछने लगी थी। इसके पांव बुरी तरह कपकपा रहे थे, कुछ खौफ और कुछ कमजोरी की वजह से। अगर इस संग दिल ने हाथों को ना पकड़ रखा होता तो वह कब की गिर चुकी होती फर्श पर। सुकून इसने गहरी बोलती नजरों से नजमा के हसीन वजूद को तकते हुए जवाब दिया। तो छोड़ दो मुझे, आजाद कर दो मुझे। तुम्हें भी सुकून आ जाएगा और मुझे भी। वैसे भी मेरा सब कुछ छीन चुके हो तुम। तुम्हें वो मिल चुका है जो तुम्हें चाहिए था। नजमा इसका जवाब समझ नहीं सकी थी। इस बात का अंदाजा वो लड़का इसके दिए हुए जवाब से लगा रहा था। क्या तुम्हें वाकई लगता है मुझे वो मिल गया है जो मैं चाहता हूं? ये जुमला अदा करते वक्त इसकी आंखें मुतलाशी थी, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। नजमा को पहली बार इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए शदीद कर्ब नजर आया, मगर इससे पहले वो समझती मुहीब ने निगाहें चुरा ली थी। मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है
कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। तुम बस मेरे हाथ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, वो झुंझलाते हुए बोली। इंसान को सुकून कब तक चाहिए होता है? इसने अचानक ही सवाल किया, जो नजमा को बेमौका लगा। इतबार से अब मालूम हुआ, दोनों जहानों में इंसान चाहता है वो मरने के बाद भी सुकून में रहे, यानी जन्नत में भी और दुनिया में भी। अब अगर तुम्हारे ये अजीब सवालात खत्म हो गए हों तो छोड़ोगे मुझे? वो मुंह बसूर कर नहायत चिढ़ते हुए जवाबदा हुई। मुहीब ने इसका जवाब सुनते ही इसके हाथों पर अपनी पकड़ ढीली की। इस लम्हे वो कुछ सोच रहा था, मगर इसकी आंखें इस कदर पुरइसरार थी कि नजमा चाहकर भी न जान सकी कि इसके जहन में क्या चल रहा है। वो वाकिफ था कि इसके हाथ छोड़ते ही वो नाजुक लड़की फर्श पर गिरेगी, इसलिए हाथ छोड़ते ही एक लम्हे की देरी किए बगैर इसे बाहों में बल लिया। अब कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वो इसके सवालात को मुकम्मल खातिर में न लाते हुए इसे नीचे ले आया था। इस लड़की ने क्या काला जादू कर दिया है? मुहीब पर जब देखो गोद में लिए फिरता रहता है। मुबशरा बेगम खाने की मेज पर बैठी हुई थी। अरूसा बेगम और बाकी मुलाजमीन खाना मेज पर सजा रहे थे कि मुहीब ने नजमा को लाकर चेयर पर बैठाया और खुद बराबर वाली चेयर पर टिक गया। मुबशरा बेगम को तो गोया अंगारे चबा रही थी। जब से निकाह हुआ था इनकी नजर में नजमा महारानियों की तरह कमरे में बैठी हुई थी, और अगर कभी बाहर नजर भी आती तो मुहीब की बाहों के खसार में नजमा बेयकीनी से मुहीब का खूबसूरत चेहरा तक रही थी। उस लम्हे नजमा को लगा वो कोई और है, वो मुहीब नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो जिस मुहीब को जानती थी वो तो इसे कभी भी अपनी बराबरी पर बैठने नहीं देता था। फिर ये बराबर में बैठा हुआ शख्स कौन था जो मजे से खाना अपनी प्लेट में निकाल रहा था? और इसकी भी अरूसा बेगम की आंखें चमक उठी थी नजमा को पूरी फैमिली के साथ खाने की मेज पर पुरवकार अंदाज में बैठा देख। फिर देख रही हो? मुहीब के आहिस्ता मगर इस्तहजाया अंदाज में टोकते ही वो हवासों में लौटी नजमा गड़बड़ाकर प्लेट के पास रखा चमचा उठाने लगी। ओह, तो क्या आज से नजमा भाभी भी हमारे साथ खाना खाएंगी? सोबिया ने मुस्कुराकर चेयर पर बैठते हुए नजमा पर हकारत बड़ी नजर डालकर मुजाहिका खेज अंदाज में पूछा। क्यों, कोई तकलीफ है? नजमा जवाब देती इससे कबल ही मुहीब ने स्पाट से लहजे में इसे घूरते हुए इस्तफसार किया। मुहीब ने जवाब तो दे दिया था, मानो सोबिया के मुंह पर बेइज्जती का तमाचा लगाया था। वो अभी नई थी मलक मेंशन में, इसलिए मुहीब के रवैयों से वाकिफ नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि मुहीब 2 लम्हे नहीं लगाता सामने वालों को जलील करने में। मुहीब के सवाल पर वो चटपटा सी गई थी। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, इसने तेजी से लचकदार अंदाज में जवाब दिया। खाना शुरू करो बेटा, मुबशरा बेगम ने सोबिया की जानिब देखते हुए नरमी से कहा। फिर मुहीब से मुखातिब होकर, मुहीब वो तो बस पूछ रही थी, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ठीक है, आज से इस मलक मेंशन में तुम्हारी महारानी से कोई बात नहीं करेगा। मुबशरा बेगम ने सोबिया की साइड ली थी, साथ साथ आखिरी जुमला खासा जताते हुए तंजिया अंदाज में अदा किया। गुड, इसने नहायत मगरूर लहजे में फक्त इतना जवाब देकर पानी का गिलास अपने अनाबी होंठों से लगाया। मुबशरा बेगम तिलमिला उठी थी, इनके साथ साथ रकैया बेगम और सोबिया भी, जबकि जाजा खामोशी से खाने में मगन था। जब से नजमा और मुहीब का निकाह हुआ था, जाजा को तो मानो चुपसी लग गई थी। वो खाना खाने के बाद इसे वापस कमरे में ले आया था। पूरा दिन सोकर गुजारा था, इसलिए अब नींद आना मुश्किल थी। वो अपनी पसंद की फिल्म लगाकर सोफे पर बैठकर देखने लगा, जबकि नजमा बेड पर लेटी ऊपर छत को तक रही थी। इसके हाथ से रिमोट टेबल के नीचे गिर गया था
उफ, वो झुंझलाकर तेजी से रिमोट उठाने के लिए झुकी। टेबल के शीशे के कॉर्नर की नोक निकली हुई थी जो इसने बेदहानी में उठाने के सबब इसको लग सकती थी। मुहीब सोफे पर बैठकर सेल पर ब्लूटूथ लगाए किसी से बात कर रहा था। इसने बात करते करते ही इस शीशे के कॉर्नर को अपने एक हाथ से कवर किया। जब नजमा रिमोट लेकर आराम से उठ गई तो लापरवाही से हाथ हटाकर खड़ा होकर अलमारी की जानिब बढ़ गया। कभी कभार इंसान का छोटा सा अमल भी किसी के दिल पर वार करता है। बज़ाहिर तो मुहीब बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा करता, नजमा की कमरे में मौजूदगी को लेकर कोई खास बात भी न करता। अपने एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट को लेकर काफी बिजी था वो एक हफ्ते से, इसलिए रोजाना घर भी लेट आ रहा था। लेकिन उसके इस अमल से नजमा को पहली बार एहसास हुआ था वो इसका ख्याल रखता है। वो इतना भी लापरवाह नहीं है जितना वो दिखाता है। क्या ये शख्स मेरा ख्याल रखने लगा है? वो मुहीब के खूबसूरत सरापे पर नजरें टकाए सोचने लगी। ये मैं क्या सोच रही हूँ? मुहीब और मेरा ख्याल रखेगा? अच्छा मजाक है। फिर जैसे वो खुद ही अपने जहन में आने वाले ख्याल पर तंजिया हंसी थी। ज़रून, मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, प्लीज अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटो। जिंदगी भर क्या इस कमरे में ही खुद को कैद रखोगे? बेटा, जो होना था वो हो चुका है। हम नहीं बदल सकते, मगर आने वाला कल तो बदला जा सकता है। क्यों आज की तरह आने वाले कल को भी तरीकियों में डाल रहे हो? तुम हमारी अकलौती औलाद हो, तुम हमारी अकलौती औलाद हो ज़रून। अपना नहीं तो कुछ हमारा ही ख्याल कर लो। अनायजा बेगम जब कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में मुकम्मल अंधेरे का राज था, जैसे रोज होता है। उन्होंने लाइट्स ऑन की, खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखकर अपने बेटे की तरफ आई जो व्हील चेयर पर बैठा न जाने किन सोचों में गुमसुम था। वो ऐसे ही घंटों बैठा रहता था। वो लड़का शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और अनायजा बेगम और उनके हस्बैंड बहुत परेशान रह रहे थे अपने इकलौते बेटे की हालत को देख। अनायजा बेगम ने अपनी एक सहेली से ज़रून का मसला डिस्कस किया तो उन्होंने उम्मीद दिलाई कि दुनिया में अब ऐसी फिजियोथेरापी हैं जिनके जरिए ज़रून वापस चल सकता है। बस वो हिम्मत ना हारे। वो इसके पाँव के पास बैठकर इसके हाथ बड़ी मोहब्बत से चूमकर इसे डिप्रेशन से निकालने की कोशिश कर रही थी। इसे समझा रही थी कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? वो ना उम्मीदी से गोया हुआ। हाँ, मगर वो दुनिया का वाहिद डॉक्टर नहीं है। हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे यकीन है तुम एक दिन दोबारा अपने पांव पर खड़े होगे। वो झिलमिलाती आंखों के साथ इसकी उम्मीद बंधाने लगी। मुझे भी, इसके वालिद ने पीछे से इसके कंधे पर अपना बारी हाथ रखकर पुर उम्मीद लहजे में कहा। पता चला इन लड़कों के बारे में। कौन थे वो? अपने वालिद को देखते ही वो बेसब्री से पूछने लगा। इनमें से एक तो पकड़ा गया है, मगर वो कह रहा है उसे कुछ मालूम नहीं। पुलिस इससे उगलवाने में लगी हुई है। इनके बताते ही इसकी आंखों में बदले की आग चली थी। बस एक बार पता चल जाए किसने किया है मेरे साथ ये सब, यकीन जानिए इसकी जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगा मैं। ज़रून दोनों हाथों की मुट्ठियां बींचते हुए पुरअज़म लहजे में गोया हुआ। और कैसे करोगे? इस कमरे में बंद रहकर? अनायजा बेगम ने चोट करने वाले अंदाज में कहा। अगर तुम्हें इस शख्स से बदला लेना है जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया, तुम्हारी हंसती बसती जिंदगी को उजाड़ा, तुम्हारी नजमा को हमेशा के लिए तुमसे जुदा किया, तो प्लीज कमरे से निकलो और इन अंधेरों से बाहर निकलो। एक बार, सिर्फ एक बार दोबारा कोशिश तो करो जीने की, प्लीज। अनायजा बेगम मिनती अंदाज में रोते हुए उसे जिंदगी की जानिब वापस लौटने पर मजबूर करने लगी। इन्हें यकीन था ज़रून एक अक्लमंद लड़का है। वो भी अपने लिए इन तरीकों को नहीं चुनेगा। नजमा का नाम सुनते ही जैसे उसे जुनून जाग
नजमा का नाम सुनते ही जैसे उसका जुनून जाग उठा था। अनायजा बेगम उसे खाना देकर दानिस्ता तौर पर इसके वालिद के साथ अकेला छोड़ आई थी। बेटा, तुम्हारी मोम बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी मुझे लगता है जरूर हमला आवर कोई ताकतवर शख्स है, तभी पुलिस अभी तक तुम्हारे मुजरिमों को ढूंढ नहीं पाई। एक इनके हाथ लग गया है, इससे कुछ उगलवा नहीं पा रही। तुम अच्छी तरह जानते हो हमारी दुनिया में अमीर और गरीब के लिए कानून अलग हैं। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो पहले तुम्हें इन अंधेरों से निकलना होगा, मजबूत बनना होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा। एक बाप का वादा है अपने बेटे से, चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो वो लोग। तुम्हारा बाप उन्हें छोड़ेगा नहीं। बस तुम अपने इस बूढ़े बाप का सहारा बने रहो। अकेले में शायद मैं कमजोर पड़ जाऊं। इनकी आंखें भर आई थी। आंसू आंखों से बहकर चेहरे पर छलकने लगे। इसने गर्दन पीछे मोड़कर अपने वालिद के उल्टे हाथ को देखा जो नीचे की जानिब हवा में लटका था। फिर एक लम्हे की देरी किए बगैर अपने दोनों हाथों से मजबूती से इस लटके हुए हाथ को थाम लिया। मैं कभी आपको कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, आप फिक्र न कीजिए, वो रूहान सा आवाज में सुर्ख चेहरे और नम आंखों के साथ गोया हुआ।